वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स पर। बानी पीटीआई का खामोशी इख्तियार करने से इंकार, मुज़ाकराती अमल शुरू होने से पहले ही सबोताज होने का खदशा बढ़ गया। 9 मई वाकयात प्री प्लान ऑपरेशन करार, मिलिट्री कोर्ट्स पर सख्त तनकीद, केपी में तबाही, तालिबान की दोबारा आबादकारी का सारा मलबा जनरल बाजवा पर गिरा दिया। आईनी बेंच के फैसलों पर भी कड़ी तनकीद। बानी के सख्त लबो लहजे के बाद मुज़ाकरात कामयाबी के कितने चांसेस हैं। दूसरी तरफ पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात से मुतल्लिक बड़े दावे आ गए। खान को बनी गाला मुंतकिल करने की हुकूमती पेशकश मुतवक्को। सीनियर सहाफी ने मामला तय पाने की सूरत में खान की खामोशी हुकूमत को 2029 तक तस्लीम करने का मंसूबा बता दिया। हुकूमत पीटीआई मुज़ाकरात में क्या कुछ तय पा सकता है, इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पीटीआई की अचानक मुज़ाकरात की पेशकश पर हैरानी का इजहार कर दिया। अहम खदशा जाहिर, सियासत छोड़ने का भी अंदिया दे दिया। वजीर दिफा की पीटीआई के गैर संजीदा रवैये पर कड़ी तनकीद की हिकमत अमली क्या हो सकती है, इस पर भी कुछ डिस्कशन करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राना आमिर इलियास। इनसे बात करते हैं और खबरें लेते हैं कि क्या जो है वो चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मुज़ाकरात के हवाले से बताइएगा कि आपके पास क्या खबरें या क्या तज्जिया है आपके पास? क्या कोई ऐसी ऑफर की गई है खान साहब को कि हुकूमत चलने दें, इसके बदले में आपको बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाएगा, और क्या खान साहब ये ऑफर लेंगे? मेरे हिसाब किताब में जो केस लगा गया है वो तो सजा का है, और जब वो सजा होनी है, ये जो मुज़ाकरात कल होने हैं उनका और इस सजा का एक दफा गड़बड़ जरूर होगी उसके साथ। और फिर ये बिल आखिर तो मुज़ाकरात ही होने हैं। चाहे आप हम ये कहें कि ये कमेटी करेगी, या वो खबरें जो लोग देते हैं कि जी उनसे कुछ लोग खुफिया तौर पे मिल रहे हैं। और अच्छा कमाल ये है कि खान साहब तासुब देते हैं कि उन्हें किसी की परवाह नहीं है, लेकिन जब भी एक दो दफा उनसे सवाल हुआ कि आपके लोगों ने कहा है कि आपसे कुछ लोग मिले हैं, तो उसका वो जवाब नहीं देते। वैसे वो कर्नल साहब करते रहते हैं, मैं देख लूंगा, मैं कर लूंगा। तो ये उनकी दो अमली हर सूरत में नजर आ रही है। और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो मबांगे दौल पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में इजहार हो रहा है कि हमने बिल्कुल उस तक जाना है जो इसका तमाम तखय्युल का बाइस बना है, जो मास्टरमाइंड है। तो मुझे नहीं लग रहा कि अभी खान साहब के साथ कोई नरमी होने जा रही है, बल्कि मुझे तो सख्ती नजर आ रही है फिलहाल तो। ये भी बताएगा कि ख्वाजा आसिफ साहब भी जो है वो आजकल बड़ी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि 15 दिन पे वो सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया कि मुज़ाकरात के लिए जो है वो रेडी हो गए हैं ये लोग, और 15 दिन पहले तो बिल्कुल ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी, शक्ल देखने को तैयार नहीं थे खान साहब जो है। ख्वाजा आसिफ साहब का ये शक जो है वो किस तरफ है आपके ख्याल में? एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं, वो बैरूनी किसी मदाखलत की बात कर रहे हैं? जब वो 15 दिन की बात करते हैं, किस तरफ इशारा दे रहे हैं वो? ख्वाजा आसिफ साहब हर बंदे को शक की निगाह से देखते हुए खुद को इस सेंस में ला रहे हैं कि देखें मुझे तो इत्मीनान में नहीं लिया। वो वज़ीर दिफा भी हैं और जाहिर है जिस इदारे के वो सरबराह हैं पॉलिसी के हिसाब से, तो वो तो अपनी मर्जी से कर रहे होते हैं ना चीजें। लेकिन उनके बॉस जो हैं ख्वाजा आसिफ के, वो तो शहबाज शरीफ है। तो शहबाज शरीफ की मर्जी के बगैर तो कमेटी नहीं बनी। उन्होंने चूंकि स्पीकर साहब को कहा है कि आपका नरम गोशा है पीटीआई के लिए, तो जरा एहतियात कीजिएगा। तो ये ख्वाजा आसिफ साहब मजे के लिए भी बोलते हैं, ये दोनों तरफ से खेलते हैं। और जब इनको प्रॉपर मैसेज आ जाएगा कि करना क्या है, ये उसके मुताबिक पोजीशन आराम से ले लेंगे। मुझे तो बहुत अरसा हो गया इनको देखते हुए। बड़ी अच्छे अंदाज से पॉलिटिकल गेम खेलते हैं, और पीआईआई खुद भी यही कुछ करती है। सिर्फ ये नहीं है कि ख्वाजा आसिफ कर रहे हैं, कि कुछ लोगों को, और ये पीटीआई के अंदर भी होता है, जैसे खान साहब खिलाते हैं तुमने इस तरफ से खेलना है, तुमने उस तरफ से खेलना है। तो ये बुनियादी तौर पे हर सियासी जमात में होता है। जैसे बिलावल साहब बहुत एकदम ऊंचे जा रहे होते हैं और आसिफ अली जरदारी एकदम कहते हैं भी बच्चा है, सीख रहा है। तो आप इसको इसी तरह ही समझें। जी राना साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। हमने देखा कि खान साहब जो हैं, एक तरफ मुज़ाकरात की बात हो रही, 31 जनवरी तक की भी डेडलाइन उन्होंने दी थी, और इससे पहले हमने एक और चीज़ भी देखी। जब मुज़ाकरात पे हुकूमत और इमरान खान साहब राज़ी हुए, तो साथ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई DGISPR ने की, जिस पर साफ ज़ाहिर है वो PTI को उन्होंने नाम लिया बगैर, या खान साहब को खासी तनकीद की और खासा उन पे गुस्सा भी निकाला, और उन्होंने सुनाई भी सही, और बड़ी सख्त बातें भी हुई।
तो उसके जवाब में कल खान साहब ने भी कुछ अपना उन्होंने प्रेस रिलीज जारी किया है या अपने ट्विटर अकाउंट से जारी किया, जिसमें उन्होंने उनसे भी ज़्यादा सख्त जवाब दिया है। जब वहाँ पे ISPR की उसमें प्रेस टॉक आएगी, खान साहब का जवाब आएगा, तो उन हालात में इन मुज़ाकरात की क्या अहमियत रह जाती है? असल पार्टी से वो हैं, उसमें ये अब्दुल्ला की तरह दीवाने जो हुए हैं हुकूमत वाले, इनका कितना रोल है, इनकी कितनी सुनी जाएगी? वो तो आपस में अभी भी खान साहब और वो ISPR जो हैं, दे आर ट्रेडिंग वेरी हार्श वर्ड्स। तो ये फिर कहाँ ये खड़े होते हैं सर, हुकूमत जो है सारी? आपने बड़े मजे से तजिया किया है और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना जो है, बेगाना दीवाना जो भी है, लेकिन इस दफा खान साहब ने कमेटी बनाने में भी पहल की और कहा, और मेरी तरह के बहुत सारे लोगों ने, जिनका हमेशा से, बल्कि मैं आपको भी समझता हूँ कि होता ही है कि बातचीत की सब लोग कहते हैं कि रास्ता बनना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर आपने लड़ाइयां भी कर ली। 26 नवंबर को आप अपने लोगों को छोड़ के भाग गए, जो लीडरशिप थी, और लाशों की अब कहानी है कि पहले कहते थे गोली क्यों नहीं चलाई 9 मई को, और अब कहते हैं गोली क्यों चलाई, वहीं पर ठहरते लोगों को ले जाते। अच्छा, अब ये जो खान साहब ने कल बात कही ना, ये उन्होंने जर्नलिस्टों से गुफ्तगू में कही, जिन्हें फैसल फरीद चौधरी ने बाकायदा और से ट्विटर अकाउंट से जैसे भी शेयर होता है वो हो गया। उसमें क्योंकि मेरे अपने रिपोर्टर इमरान से दिन में बात हो गई थी, तो जो कुछ इसमें आया कोई तब्दीली नहीं है कि उसके अंदर कोई नई चीज आई है। खान साहब का अपना स्टैंड है, लेकिन वो 26वीं तरमीम से तो विड्रा कर गए ना, जो शर्त की इसको भी वापस करें। अब वो आगे हैं बुनियादी तौर पर अपनी रिहाई पे, असीरों की रिहाई के नाम पे, और वो कह रहे हैं जुडिशियल कमीशन बनाए। अच्छा, फौज ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका आपने हवाला दिया, उन्होंने तो बिल्कुल डिसमिस कर दिया ना कि कैसा जुडिशियल कमीशन, जब ऑडियो वीडियो एविडेंस सारे आपके अपने लोगों के मौजूद हैं, तो फिर किस चीज को कर रहे हैं? अब आपको कोर्ट ऑफ लॉ में फेस करना होगा हर चीज को। मिलिट्री कोर्ट से लोगों ने फेस कर लिया है, और मास्टरमाइंड को कह रहे हैं कि हम लेके जाएंगे, आखिरी तक जाएंगे ताकि कानून के मुताबिक अमल दरामद हो। तो आपके अपने सजाएं हो चुकी, आपको खुद GHQ के केस में भी फर्द जुर्म आयद हो चुकी है, वो केस आगे बढ़ रहा है, और भी केसेस हैं जो चल रहे हैं। 6 जनवरी को आपके केस का फैसला आ रहा है। तो ये जो प्यार मोहब्बत कमेटी की सूरत में और दबाव बराह रास्त गुफ्तगू की सूरत में चल रहा है, ये आंख मचोली है। और मेरे हिसाब किताब में अब इनकी सारी कोशिश, और वो जो है ना, वो है सारे का सारा उस पर जोर के जी ट्रंप का ओथ हो और उनके लिए क्या रिलीफ आता है। और 7 धमकी 8 फरवरी को इनके लोग कह रहे हैं कि जब 1 साल होगा इलेक्शन पे तो हम बहुत बड़ी रैली निकालेंगे। तो मुझे तो नहीं लग रहा इन हालात में इनकी PTI की जो सियासी क़यादत है वो कोई बड़ी रैली निकाल सके। इवन अब KP के लिए भी इनकी मुश्किल होगी कि बहुत ज्यादा लोगों की तनकीद शुरू हो गई है कि भाई आप 3 दफा तो छोड़ के भाग चुके हैं लोगों को। तो खान साहब अपना हर तरह का प्रेशर यूज कर रहे हैं कि किसी तरह उन्हें रिलीज भी किया जाए, रिलीफ भी मिले, और उसमें NRO का तासुर भी ना हो। अच्छा, ये बताएं रान साहब कि ये कोई, अगर मेरी राय है, आप इस आपको डिफर कर सकते हैं सर, ये जो डिमांड्स की हैं इमरान खान साहब के, उनके मुज़ाकरात में 2 बड़ी शर्तें रखी गई हैं, एक जुडिशल कमीशन और एक इनके असीरान की रिहाई। ये कोई इतनी बड़ी शराइत तो नहीं है, जुडिशल कमीशन बना दें, पहले 2014 में भी बना था, रिकमेंडेशन होती है इसकी, मतलब रिकमेंडेशंस होती हैं, फाइंडिंग होती है, फेयर इनफ। और दूसरा, अगर आप उनको रिहा कर भी देते हैं, सजाएं दे दी, चलें 1-1 साल तो सब ने उन्होंने भुगत लिया, जेलों में बैठे हैं, सजाएं भी हो गई, पार्डन भी हो जाते होते हैं, तो आपको लगता नहीं है इतनी बड़ी डिमांड्स नहीं है दोनों को मीट करना कोई हुकूमत के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए? इट शुडंट बी बिग डील अकॉर्डिंग टू मी। अगर इससे मसला हल हो सकता है तो इन्हें कर लेना चाहिए। आपको क्या लगता है, बहुत मुश्किल ये डिमांड्स हैं उनकी? मुझे तो नहीं लग रही वैसे मुश्किल, या हो सकता है मैं कोई इनको समझ नहीं पा रहा, कोई इसमें अगर कोई चालाकी है या कोई इंट्रीग है, आई डोंट नो। अदरवाइज तो दीज आर वेरी सिंपल डिमांड्स हैं दोनों। देखें क्लासर साहब, कहने में तो ये बहुत सादा सी बात है कि जी ये क्या है, जो पहले सवाल में भी था कि हुकूमत क्या करेगी। हुकूमत पे तो प्रेशर आया ना कि जब इन्होंने कमेटी बना दी है, आप हमेशा से ऑफर करते रहे, शहबाज शरीफ भी, जरदारी भी, के बातचीत करें, मिसाल के जो मईशत कर लें, फलां कर ले, तो आप क्यों नहीं कर रहे? तो वो इत्माम हुज्जत हो रहा है मुज़ाकरात का। अच्छा, उसमें खान साहब की मैं तो ये समझता हूँ कि कल जब वो रिटर्न सिफारिशात आएंगी तो हमें बड़ा अच्छा तबसरा करने का मौका मिलेगा कि क्या वो वहीं तक ही है या उसमें नीज ये भी बताएं, साथ ये भी समझाएं हमें। जैसे सवाल हमें बचपन में स्कूल कॉलेज में आया करते थे कि ये हल करें। तो खान साहब की जो तहरीरी, जो कि अभी बेगम बुशरा मिलकर निकल गई हैं उनसे, उनके आज वकला की भी और मुज़ाकराती कमेटी की भी मुलाकातें अलग अलग सेसारों की मौजूद है, तो वो ड्राफ्ट लेके आएंगे। खान साहब का जो आर्मी की तरफ से DG ISPR ने जवाब दिया कि जो चीजें वाजे हैं, अब जिनकी सजाएं भी हो चुकी हैं, उसमें किस किस्म का आप जुडिशियल कमीशन बनवाएंगे? तो ये उस सारे को जीरो करने वाली कहानी है कि अब तो एक आखिरी मरहला शुरू हो गया ना
कि मिलिट्री कोर्ट से सजाएं हो चुकी, अब उनकी अपीलों का शुरू हो गया और बाकी फर्दे जुर्म लग चुके हैं। तो जुडिशियल कमीशन में खान साहब ने कौन सा 2014 के धरने के बाद मान लिया था? उन्होंने तो नजम सेठी वाले पे भी कहा था कि वो तो पॉलिटिकल बयान है और हमारा काम है। नहीं राणा साहब, मैं अब सॉरी बात काट रहा हूँ, कम से कम जब 2014 का उस पर बना था जुडिशियल कमीशन, मेरा नसरुल मलिक साहब जो थे उस वक्त चीफ जस्टिस साहब या जज साहब जो थे, उन्होंने इसको हेड किया था, तो कम से कम किसी ना किसी एक पर फेस सेविंग मिल जाती है ना। खान साहब को भी मिल गई थी, हुकूमत को भी मिल गई थी और दोनों पार्टीज को बराबर छुड़ा लिया गया था। खान साहब ने भी कह दिया था हमने जुडिशियल कमीशन बनवा के फंडिंग आ गई है और कुछ उसमें उन्होंने दोनों को राजी कर दिया था। हाँ जी, धांधली हुई भी है तो पैटर्न नजर नहीं आ रहा, सो मिला जुला करके जुडिशरी ने सेटल कर दिया था और कम से कम 5 साल जो है ना वो निकल गए थे। तो अभी भी तो उसी तरह की चीजें हो सकती हैं कि खान साहब को भी तो फेस सेविंग चाहिए ऑफ कोर्स, उनके वर्कर है, पार्टी है, वोट है, उनके लोग आए हैं, मारें खाई हैं, जेलों में हैं, सजाएं भुगती हैं। तो खान साहब ने तो कुछ अपने पार्टी वर्कर को बेचना है, उनको सेटिस्फाई करना है कि मैंने जो सारा कुछ ये मामला ठीक किया, तो इसके बदले हमें क्या मिला है, हम लोग रिहा हुए हैं, रिलीज हुए हैं, कोई कमीशन बना है, तो कुछ थोड़ा सा तो उनको भी तो देना पड़ेगा। उनको भी पार्टी है सर, कुछ 4 बंदे उनके भी फॉलोअर हैं, या मतलब 4 से मुराद है, बहुत बड़ी तादाद है, तो हुकूमत को उनको फेस सेविंग देनी नहीं चाहिए सर। देखें, उस वक्त फेस सेविंग के लिए एस्टैब्लिशमेंट ही आगे आई थी और नवाज शरीफ तो खुद चले गए थे बनीगाला में भी बातचीत करने के लिए और ये एस्टैब्लिशमेंट के कंधों पे सवार थे। आज एस्टैब्लिशमेंट इनके साथ नहीं है, अभी एस्टैब्लिशमेंट को घुटनों के बल लाना चाह रहे हैं एक्चुअली, जो कि इनसे इनकी कामयाबी नहीं हुई। 26 नवंबर उसी चीज को जब आप देखते हैं कि वो साजिश भी करार दे रहे हैं और वो कह रहे हैं मास्टरमाइंड पे भी जाएंगे, तो मुझे नहीं लग रहा कि ना इन्होंने जो 26वीं तरमीम भी पीछे छोड़ी है तो इनको समझ आ गई कि अदलिया में जो इनके लिए मुकम्मल यकसुई से इंसाफ फराम करने वाले मौजूद थे वो नाकाम हुए हैं 26वीं तरमीम के ऊपर फुल कोर्ट बनाने में। तो वहां पे इनको समझ आ गई कि अब वो मेरा रास्ता नहीं रहा, बल्कि शायद वकीलों ने इन्हें समझाया कि आप ज्यादा तनकीद करेंगे तो आपको अल्टीमेटली जाना तो अदलिया में ही है और चाहे आपकी पॉलिटिकल सेटलमेंट हो, रिलीफ तो अदलिया ने देना है। तो अगर आप उनको इस हद तक खिलाफ कर लेंगे तो क्या फायदा उठाएंगे? तो मुझे लग रहा है कि फिलहाल उन्होंने खामोशी इसलिए इख्तियार किया है इस 26वीं तरमीम पे भी। और नहीं सर, राणा साहब सॉरी टू कट यू सर, कल का जो खान साहब का ट्विटर पे उन्होंने जिसका भी आपने जिक्र किया है कि उनकी गुफ्तगू हुई है उनके रिपोर्टर से, तो कल तो उन्होंने आईनी तरमीम पे उन्होंने जुडिशरी को भी, आईनी बेंच को भी उन्होंने बड़ी सख्त बातें की जो मैं टीवी पे बता भी नहीं सकता। तो खान साहब इज़ नॉट कमिंग स्लो, कि उन्होंने ये नहीं कहा जी कल को आपके केसेस आने हैं, इशूज़ आने हैं तो लिहाजा आप अपना हाथ हौला रखें। खान साहब ने कोई हाथ हौला नहीं रखा, कल बहुत ज़्यादा सख्त उन्होंने आईनी बेंच पर अटैक किया और बड़ी अच्छी खासी जो लफ्ज़ यूज़ किया वो मैं टीवी पे मैं नहीं कह सकता। तो खान साहब तो वहीं खड़े हैं, उनकी तो वहीं पे एक स्टेटेड पोजीशन है, वो तो कोई उसमें मुझे तो कोई चेंज नजर नहीं आ रही। ये वही बात है जो अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि उन्होंने फेस सेविंग भी करनी है। जो असल मुद्दा था उससे वो पीछे हट गए 26वीं तरमीम से और आईनी बेंच पे तनकीद एक और से भी हट गए हैं, एक और से भी हट के मैं इसलिए कह रहा हूं कि हुकूमत को उनको फेस सेविंग देनी चाहिए। एक और भी थी उनकी डिमांड जो 24 नवंबर को थी, वो कहते थे हमारा मैंडेट वापस करें, शहबाज शरीफ साहब इस्तीफा दें, नई पार्लियामेंट बनाएं या हमें ये हुकूमत बनाने का मौका दें। वो भी बात नहीं कर रहे, वो 26 तरमीम की भी बात नहीं कर रहे, वो सिर्फ उनके सीरान की रिहाई और उसकी बात कर रहे हैं कि जुडिशल कमीशन। तो मैं इसी पे कह रहा हूँ कि ये तो कोई बहुत बड़ी बात है। खान साहब ने अगर अपने आप को उन्होंने पीछे किया है और बड़ी 2 डिमांड्स उन्होंने विड्रॉ की हैं तो इन हुकूमत को भी तो कुछ देना चाहिए। सारी मतलब बातें हुकूमत की भी तो नहीं मानी जाएगी, नहीं तो मसला ही नहीं हल होगा सर। देखिए, मैं उस पर कह रहा हूँ कि बेशक खान साहब पीछे हटे हैं, ये पहले भी मैंने बात कही कि जब 26वीं तरमीम पे हटे हैं और मैंडेट की वापसी, तो अब वो आ गए जुडिशियल कमीशन पे और असीरान की रिहाई पे, और असीरान की रिहाई का अमल अदालती तौर पे आगे बढ़ चुका हुआ है। चाहे वो बरी हो जाएंगे, चाहे सजाएं पूरी करके निकल जाएंगे, खान साहब का अपना केस है। असल में खान साहब जिनसे बात करना चाह रहे हैं वो नहीं कर रहे इनसे, इनके लोग कहानियां बता रहे हैं कि वहां पे गाड़ियां आती हैं, मिलके चले जाते हैं, और खान साहब मैं कह रहा हूँ खुद भी नहीं बात करते। जब उनसे रिपोर्टर भी पूछते हैं तो वो उसका जवाब नहीं देते। सच झूठ दोनों तरफ से ओपनली कहा जा रहा है कि कोई बात नहीं हो रही। लेकिन इशू ये है कि गवर्नमेंट भी फेस सेविंग तब देगी जब ये क्लियर हो जाएगा कल उनका मुतालबा क्या आता है। और जो असीरान की जमानतें हैं, देखिए ना, जब आप 26 नवंबर पे जुडिशियल कमीशन के ऊपर भी खड़े हुए हैं तो असीरान की जमानतें बहुत इजी काम है कि वो गवर्नमेंट थोड़ी देर के लिए मान जाए। लेकिन असल बात है खान साहब का कल जब डिमांड आएगी और 6 तारीख को उनके फैसला 190 मिलियन पाउंड का आएगा, और कि वो कितनी उसके अंदर समझते हैं कि हाँ मेरे लिए अभी भी रास्ता है। क्योंकि ये बाइकाट करना या छोड़ देना, कमेटी को तोड़ देना खान साहब के लिए किसी भी लम्हे आसान काम होगा। क्योंकि मैं सच्ची बात है, बिल्कुल बड़ी पार्टी के लीडर हैं, बड़े वोटर्स हैं, लेकिन इस वक्त डिमांड उनकी है कि मुझे छोड़ा जाए, तो बाकियों को तो मैं छुड़ा लूंगा,
कि कोई रास्ता बने उनका, लेकिन 6 जनवरी को उनका फैसला जो आ रहा है वो एक नए मुस्तकबिल के लिए इसको बीच में दोनों तरह से समझा जा सकता है कि डील भी इसके बीच में होनी है और सजा सख्त आ रही है, तो फिर हाई कोर्ट में भी रिलीफ जल्दी नहीं मिलेगा। जो वो समझ रहे हैं कि ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन से उनके लिए मैसेज आएगा, तो वो ऐसे तो नहीं होगा। अगर आपने रेमंड डे पे इसको भी छोड़ा था तो एक लेपा पोती करके कवर अप ऑपरेशन तो किया था ना कोर्ट का, उसके बगैर तो नहीं होना, जिस किस्म का भी होगा। जी रबिया, कोई आपके सवाल आपके एस्टैब्लिशमेंट देख रही है। तो राना साहब, आपने ट्रंप का जिक्र किया, इस पूरे मामले में आप इसकी सीरियसनेस आपके ख्याल में कितनी है? अभी मैं देख रही थी अलीमा खान साहिबा की भी स्टेटमेंट्स आई थी, उन्होंने कहा कि बैरूनी मुदाखलत से ही खान साहब को हटाया गया और हमारे वाले सुनते भी उन्हीं की हैं। इस तरह की उन्होंने बातें की। फिर खान साहब ने जो डेडलाइन दी है, टाइम फ्रेम जो दिया है मुज़ाकरात का, वो भी 31 जैन का दिया है और 20 जैन से हम देखेंगे कि ट्रंप जो है वो बाकायदा अपनी पोजीशन संभाल लेंगे। तो इस पूरे मामले में आपको ये फैक्टर जो है, इसकी सीरियसनेस कितनी नजर आ रही है? तो मैं आपको बताऊं, अमेरिका का प्रेशर और उनका दबाव डालने का तरीका कोई मुख्तलिफ नहीं है, वो बिल्कुल सामने से आ रहे होते हैं। जब नवाज शरीफ ने एटमी धमाके किए और क्लिंटन की बात नहीं मानी थी $5 अरब की ऑफर के बावजूद, तो फिर तो ये होना चाहिए था कि वो नवाज शरीफ के लिए बिल्कुल कोई बात ही ना करते और वो जनरल मुशर्रफ के पास आए, पिक्चर भी ना बनवाई और बाकायदा कोक बजा के कह के गए थे कि इनको आपने रिलीफ देना है। और वो इस सेंस में कि जब क्लिंटन से पूरी दुनिया पीछे हट गई थी, जब उनका वो मोना लेविंस्की का केस हुआ था, तो नवाज शरीफ, आपको और मुझे, क्लासा साहब अगर याद हो, वो अचानक एक कमरे में चले गए थे क्लिंटन से मिलने एक कॉन्फ्रेंस में, और वो तासुर दिया था कि कोई बात नहीं ऐसी, एक तासुर हमदर्दी का उनके साथ बनाया था जिसका जवाब उन्हें मिला। अब ट्रंप के साथ कितना होगा, ट्रंप इनके लिए किस तरह मैसेज देंगे? मैसेज वो दे सकते हैं, वो हम IMF के साथ भी है, उनकी अपनी डायरेक्ट डीलिंग भी है, वो कह भी सकते हैं, लेकिन वो तभी होगा जब पेंटागन और एस्टेब्लिशमेंट का भी राब्ता हो चुका होगा। इस वक्त ट्रंप ने बहुत सारे महाज देखने हैं। क्या नंबर 1 तरजीह उनकी होगी? ये मुझे और आपको अभी 20 दिन का वेट करना है कि वो कैसे मैसेज करते हैं, वो ट्वीट करते हैं। बहुत सारे लोग तो अभी तक लगे हुए हैं कि इमरान खान के लिए इन्विटेशन आना है, वो किस तरह कामयाब होगा नहीं होगा, यही चीजें हैं। बहरहाल अमेरिका एक सुपर पावर है, मैं और आप अगर उसको डिनाई करें कि जी नहीं, हाँ जब वक्त आता है, हमने बहुत दफा उनको एब्सोल्युटली नॉट एक्चुअली भी कहा हुआ है। ट्रंप वो शकील अफरीदी को नहीं ले सके जिन्होंने उसके लिए मुखबरी भी की, CIA के एजेंट भी हुए ओसामा बिन लादेन के लिए, और हमने एटमी धमाके भी किए। चीजें मानी भी जाती है, नहीं भी मानी जाती है। एस्टेब्लिशमेंट का मूड इस वक्त मानने वाला नहीं है। हाँ, आगे चल के खान साहब जो बात स्टार्ट में रूफ क्लासा साहब कह रहे थे कि बन्नी गाला जाना या कहीं जाना, इस वक्त उनके लिए पॉलिटिकली बहुत बड़ा नुकसानदेह काम होगा। वो रिलीज होना चाहते हैं कि जी बिल्कुल मुझे आप जेल से छोड़े, मैं जल्द से जुलूस जाके करूं, क्योंकि वो तो उनके लिए सियासी तौर पे बहुत नुकसान हो जाएगा अगर वो बन्नी गाला जाते हैं, नथिया गली जाते हैं या KP में शिफ्ट होते हैं कि हाँ जी जिस डील के तासुर को वो रोजाना तोड़ते हैं वो तो उसके ऊपर मोहर लग जाएगी। ठीक, अच्छा राना साहब ये भी बताएगा, एक और स्टेटमेंट पे मैं आपका तजिया चाहूंगी कि जब राना सनाउल्लाह और दूसरे साथी जो हैं इनके, जो कि मुज़ाकरात के बड़े फेवर में बड़ी पॉजिटिव बात करते हैं, तो राना सनाउल्लाह ने ये मशवरा दिया था कि नवाज शरीफ साहब और इमरान खान और जरदारी साहब को आपस में मिल बैठना चाहिए और मुज़ाकरात असल तो वो कर सकते हैं। इमरान खान ने उस पर रद्द अमल दिया और कहा कि नवाज शरीफ साहब तो 12वें खिलाड़ी जैसे हैं, उनसे क्या बात की जाए, उनकी तो अभी कोई अहमियत नहीं है। इस पर क्या कहेंगे आप? बस वो खड़े ना, फौज ही एक खिलाड़ी है उनके नजदीक, नंबर 1 भी वही है और नंबर 11 तक भी वही खेल रही है। इन इमरान खान साहब का मसला ये बना हुआ है। राना सनाउल्लाह ने वो रास्ता बनाने की कोशिश की है जिसको जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब कई दफा कह चुके हैं, लेकिन जब मिसाके जमहूरियत हुआ लंदन में, तो ये इन्हीं एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ हुआ था बुनियादी तौर पे कि हम आपस में बात करेंगे। उसके ऊपर बहुत सारे सवाल आते हैं कि दुबई में क्यों मिलते रहे आप, सुप्रीम कोर्ट में क्यों गए, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों ने मार खा के कोशिश तो की थी। ये राना सनाउल्लाह के बयान को आप उसी तरफ लें कि इमरान खान को समझ आए कि सियासी रास्ते को अपनाएं, जिस रास्ते से वो कोशिश कर रहे हैं उससे सिर्फ नुकसान होना है। ये हार और जीत के साथ सियासतदान जब तक नहीं बैठेंगे मुस्तकिल मसला तो नहीं हल हो सकता। एस्टैब्लिशमेंट के साथ एक ग्रुप चला जाए, एक आ जाए, तो नतीजा 77 ईयर्स में हमने क्या लिया। अच्छा सर जी ये बताएं कि बाकी सजाएं तो मुकम्मल मई ने, ये 9 मई जो है मेरे ख्याल में क्लोजर तो उसका हो गया है कि सबकी वो 85 के करीब जो थे उनकी सजाएं मुकम्मल हो गई, प्रोसेस सारा हो गया। अब जो 9 मई के हवाले से आखिरी जो हमें समझ आती है बातों से, या जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती रही हैं SPR साहब की तरफ से, या उन प्रेस रिलीजेज आते रहे
कमांडर्स की मीटिंग से, उससे तो लगता है कि आखिरी जो है वो ये जनरल फैज़ हमीद साहब का ट्रायल हो रहा है कि उन्होंने अपनी एक्स्ट्रा पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का बताया जाता है वो कर रहे थे। खान साहब की बताया जाता है कि शायद उनके भी रवाबित थे और उनको भी शायद कोई मिलिट्री ट्रायल में लाएंगे। तो उसकी क्या खबर है कि जनवरी में कोई तवक्को है कि जनरल फैज़ हमीद साहब वाला जो केस जो है उसको अनाउंस किया जाएगा? और लास्टली क्या इमरान खान साहब जो हैं उनका भी मिलिट्री ट्रायल का आप समझते हैं कि वो भी किया जा सकता है, स्पेशली जब पूरी दुनिया में ये जो आपके मिलिट्री ट्रायल्स हैं इनके खिलाफ एक आवाज़ उठी है, एक इनके खिलाफ एजिटेशन हुई है, और ये कोई आम मुल्क भी नहीं है, अमेरिकन हैं, यूरोपियंस हैं, यूके है, और तीनों ममालिक हमारे बड़े अहम हैं, उनको ना नहीं कर सकते। तो खान साहब के ट्रायल की कितनी उसमें आप देख रहे हैं? देखिए, मास्टरमाइंड का लफ्ज़ तो उन्होंने कंक्लूजन जो प्रेस रिलीज में जारी भी किया वो था, मास्टरमाइंड को अंजाम तक या सजा तक कानून के मराइल पूरे नहीं होते ये नहीं खत्म होगा। और मास्टरमाइंड मुझे तो कोई उनकी गुफ्तगू में नजर नहीं आ रहा कि उनको अबहाम है कि कौन है। जनरल फैज वाले में एक ट्रिकी गेम है जरूर कि जनरल फैज को वो आफ्टर सिर्फ रिटायरमेंट के बाद का गेम डालेंगे, लेकिन मेरी नवंबर के मिड में एक दोस्त से बात हुई थी जो कुछ चीजों को जानता है, तो उसने मुझे कहा था, उस वक्त उन्होंने कहा कि ये दिसंबर के एंड तक शायद फैसला आए और अब ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू बन गया। जनरल फैज हमीद का सिर्फ आप टॉप सिटी केस ना सुने या रिटायरमेंट के बाद ना सुने। लेटेस्ट मेरे पास नहीं है कि मैं आपको एकदम से कोई गड़ंग पेल दूं, ऑथेंटिक है जिसने ये कहा था कि नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। तो विद इन दी आर्मी हायरार्की ये तय होगा कि फिर जनरल बाजवा का क्या किरदार था, उनको कहां फिक्स किया जाएगा कि क्या जनरल फैज हमीद जो डीजीसी के तौर से शुरू हुए थे सियासी सरगर्मियों पे और फिर उनको डीजीआई लगाया गया और फिर वो पेशावर के कोर कमांडर थे जब 25 मई 2022 को इमरान खान साहब जुलूस लेके आए थे, और फिर 26 नवंबर हुआ था जब 2022 को जब आर्मी चीफ की तकरीरी हो रही थी तो वो इमरान खान साहब जो अचानक आए। मैं आपकी बात काट रहा हूं, ये जो उन पे इल्जामात हैं वो रिटायरमेंट के बाद के हैं, वो सर्विस वाले नहीं है इल्जामात, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये तो बात के बात हैं। ये प्रेस रिलीजों से हट के मैं जिस शख्स की बात कर रहा हूं कि मेरी बात हुई थी जो नेशनल सिक्योरिटी, ये दोनों जो बातें मैंने आपको कही है वो रिटायरमेंट से पहले की बतौर कोर कमांडर पेशावर की बात कही है, और फिर वो भावलपुर में 22 इमरान खान साहब आए थे, तो उनके लिंक्स अवेलेबल हैं इस वक्त। अब वो इसको बनाएंगे कैसे, करेंगे कैसे, कि क्या उनको खामोशी से हो जाएगा कि जी कोर्ट मार्शल हो गया, उनके रैंक्स वापस ले लेंगे, फलां कर देंगे, कोई सजाएं दे, फौज के अंदर रहते हुए सियासी सरगर्मियों में हिस्सा वो सामने लाया जाएगा। जैसे हमारे यहाँ बहुत टॉक शोज हुए, आपको पता है क्लासा साहब के वो वॉल्यूम 10 JIT की रिपोर्ट का, मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि उसमें अखबारात की क्लिपिंग और जिन लोगों ने पेड काम किया था उस वक्त, उसके अलावा कुछ काम नहीं है, लिखा नहीं जाता पेड में। आपको याद होगा पाकिस्तान इस्लामिक फ्रंट भी बना था, काजी हुसैन अहमद मरहूम ने बनाया था, उसकी भी एक इन कैमरा रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट लिखे हुए थे जिन्होंने पैसों से लिखे थे उस वक्त उठाने के लिए कि किस तरह किसको हराना है, किसको जिताना है। हमारी बड़ी गंदी तारीख है, हमारे बहुत लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं उसके अंदर। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम अपनी बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। बड़े सियासी जो है वो मामलात इस वक्त चल रहे हैं गर्म, और नया साल शुरू होने वाला है और हम देख रहे हैं कि उसमें पहले महीने में ही जो है वो काफ़ी हैपनिंग्स हैं। 2 तारीख को मुज़ाकरात हैं, फिर 6 को खान साहब का डिसीजन आने वाला है केस का 190 मिलियन पाउंड्स का, 20 तारीख को ट्रंप साहब जो हैं वो संभाल रहे हैं अपना ओहदा, और 31 जनवरी तक जो है वो खान साहब ने एक टाइम फ्रेम दिया हुआ है मुज़ाकरात का। क्लासरा साहब ये बताएगा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट जो है वो खान साहब ने एक और दी है जब उन्होंने अपना रद्द अमल दिया ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। उन्होंने कहा कि ये जो TTP वाला मामला है, उनकी रीसेटलमेंट वाला जो मामला है, वो उसका सारा मलबा उन्होंने बाजवा पर डाल दिया, जनरल बाजवा पर डाला, जबकि हुकूमत उनकी अपनी थी, लेकिन जाहिर है नेशनल सिक्योरिटी का मामला है तो पूरी एस्टैब्लिशमेंट और जो है वो भी ऑन बोर्ड होती है। आप कैसा देख रहे हैं स्टेटमेंट को? आपने एक लफ्ज़ यूज़ किया कि खान साहब की उनका प्रेस रिलीज आई है या प्रेस टॉक आई है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग आपने लफ्ज़ यूज़ किया, इंटरेस्टिंग उनकी प्रेस टॉक आई है। मेरा ख्याल इंटरेस्टिंग से ज़्यादा ये एक्सप्लोसिव एक टॉक थी। अगर मुझसे पूछें, इफ़ आई हैव टू सम इट अप, इट वाज वेरी एक्सप्लोसिव वन, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बड़ा सख्त अपना जो स्टांस है, जो उनका अग्रेसिव स्टाइल है, अग्रेसिव बात करते हैं, और तो उन्होंने उसके साथ किया। अब इसको 2 तरीक़ों से देखा जा सकता है। ये बहुत सेंसिटिव इशू है जो कुछ हुआ है पाकिस्तानी उसमें तारीख में, कि वो लोग जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट से लड़ते रहे हैं, मुल्क से लड़ते रहे हैं, जो फौजी शहीद हुए हैं, 70,000 पाकिस्तानी मारा गया है, पूरी मालाकंड सवात आपके ट्राइबल एरियाज अफेक्ट हुए हैं, और हमने कोई 10-15 साल भुगता है और बड़े लोगों ने कुर्बानियाँ जाने दी हैं। तो वो लोग जो यहाँ से भाग गए थे
उस अफगानिस्तान बैठ के कार्रवाइयाँ कर रहे थे, और जिसमें मैं कहूँगा कि वो भी उन्होंने उसका क्रेडिट लिया था। अगर आपको याद हो कि पेशावर में जो बेचारे 140 बच्चों को जितने बेरहमाना तरीके से कत्ल किया गया था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले भी यही ग्रुप थे, ये TTP थी, यही लोग थे। अब उनको ऑल ऑफ सडन हमारी इस्टेब्लिशमेंट के उसमें जनरल्स हूँ, वो जनरल बाजवा हूँ, जनरल फैज़ हूँ, या उस वक्त के जो कमांडर्स थे जो इस पे ऑफ कोर्स फैसले में शामिल थे, उनका ये सोच लेना कि हम, मतलब मेरे लिए ये चीज़ मैं मान ही नहीं सकता, मेरी समझ से बियॉन्ड है कि ये कैसे ये सोचा जा सकता है कि जिन लोगों ने इतनी बड़े पैमाने पे इस मुल्क में ब्लड शेड किया है उनको वापस लाया जाए और बसाया जाए। मतलब सदके जाने वाली बात है इन लोगों को, जिनका भी जहन का मंसूबा था कि 35-40 हज़ार बैटल हॉल्डेंड ये लोग हैं जो लड़ते रहे हैं, जिन्होंने आपकी फौज को, पुलिस को, इदारों को, लोगों को टफ टाइम दिया है, उनको वापस ला के बसाने का एक प्रोजेक्ट बना लिया। और किसने बनाया? जनरल बाजवा साहब, इमरान खान साहब और जनरल फैज़, बाकी भी साहब ज़रा होंगे जो उस वक्त के कमांडर्स बैठे थे, उनकी अगेन उसमें तमाम लोगों की उसमें वो शामिल थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने ये फैसला जो है किसका था, जनरल बाजवा साहब का था या खान साहब का था? बहस इस पे है। अब उसमें जो खान साहब ने जनरल बाजवा साहब की बातें नहीं माननी थी, उन्होंने कहा ओवर माई डेड बॉडी। मैं आपको एक दो मिसालें भी दे सकता हूँ। जो नहीं मानने थे उन्होंने कहा बाजवा साहब कुछ भी कर लें, ये चीज़ें बातें मैंने नहीं मानी। उनके बाजवा साहब से इख्तलाफात हो गए, उनके प्रॉब्लम हो गए, उनके आपस में लड़ाई झगड़े हो गए, उन्होंने कहा होते रहे, मैं ये बातें एज प्राइम मिनिस्टर नहीं मानूंगा। सबसे बड़ी बात जो उन्होंने की थी वो थी उस्मान बुज़दार पे। उस्मान बुज़दार वाज द फर्स्ट ये बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन जनरल बाजवा और इमरान खान। ये पहली वो थी कि उन्होंने कहा ये किसको ले आए हैं आपने, आके इतना बड़ा ये सूबा है 12 करोड़ का, इतने बड़े स्टेक्स हैं, हमने शरीफों को निकाला हुआ है, आप गवर्नेंस के लिए उस बंदे को ले आए हैं जो कभी जिंदगी में MP नहीं बना, जिसको पता ही नहीं है शहर किधर है, कहाँ पे हैं। तो खान साहब को उन्होंने 10 दफ़ा खान साहब ने कहा हाँ जी मुहर्रम गुजरने दें, कभी कहते थे जरा फलां दिन गुजरने दें, कभी ईद गुजरने दें तो चेंज कर दें। खान साहब ने चेंज नहीं किया, आपको पता है। इस पर जनरल बाजवा साहब ये कमांडर बड़े, उन्होंने बल्कि सहाफ़ियों को बताया भी था बस खान साहब ने कह दिया कि ईद गुजर जाए या पता नहीं मुहर्रम गुजर जाए, हम इनको चेंज करेंगे, और उन्होंने आखिरी दिन तक चेंज नहीं किया था। नहीं माननी थी बात जनरल बाजवा की, नहीं मानी उन्होंने कहा कुछ करना है कर ले, नंबर 1। नंबर 2, जब DGISI चेंज हुए थे जनरल फैज़, उन्होंने इनको जनाब 1 महीना पता नहीं कितने दिन बनते हैं, उन्होंने 1.5 महीने तक उन्होंने DGISI नहीं लगाया था। उन्होंने कहा मैं नहीं लगाता। जनरल बाजवा की बात नहीं मानी थी, बाद में किन हालात में मानी, पार्टी ने समझाया, दैट्स अनदर स्टोरी। सो कहने का मतलब यह खान साहब इस पर कन्विंस नहीं थे कि मैं उन लोगों को लेकर नहीं आना जो आपके जो लड़ कर गए हैं। और इनके क्लिप हैं, इनके वीडियो है, इनकी तकरीर है जिसमें इन्होंने बाकायदा जस्टिफाई किया है कि इनको तालिबान को अफगानिस्तान से लाना कितना ज़रूरी है, इनको हमने सेटलमेंट करना है। साथ में ये भी कहते हैं कि उसमें मुराद सईद थे, कुछ और लोग थे और सवात के लोग थे, सब ने इस पे वो किया था, रिएक्ट किया था कि खान साहब ये क्या करने वाले हैं, ये क्यों लेकर आ रहे हैं आप, ये ऑलरेडी लोगों की दुश्मनियाँ हैं, ये हमारे कत्लो गारत है और दोबारा सूबा जो है डिस्टर्ब होगा। तो खान साहब ने वो बात अप्रिशिएट नहीं की थी। अगर हैविंग सेड ऑल दिस, एक तो प्राइम मिनिस्टर का फैसला था, आप ये कैसे कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को पता ही नहीं था, प्राइम मिनिस्टर ऑन बोर्ड ही नहीं थे, जनरल बाजवा आए हैं, उन्होंने सारे फैसले करवा लिए और खान साहब ने कर लिए। तो फिर आप किस चीज़ के प्राइम मिनिस्टर थे? आपको अपने सूबे की, अपने लोगों की, वोटर हैं आपके सवात वाले, उन बेचारों ने सफ़र किया, कत्लो आम हुआ, आपने फिर उस पर जनरल बाजवा साहब के कहने पर कर दिया। अब ये वो पॉपुलर स्टांस था जो खान साहब ने हमेशा लिया, हर बात पर कहते थे जनरल बाजवा कह रहा था। मसलन उन्होंने चीफ जस्टिस ये जो काजी फैज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस भेजना था, उन्होंने कहा जनरल बाजवा साहब, या उस वक्त तो आर्मी चीफ नहीं थे, ये जनरल फैज़ ने, और उन्होंने कहा था, मैंने उनके कहने पे किया। तो खान साहब तो हर चीज़ कहते थे जनरल बाजवा ने किया, फलां ने किया, अब इसका भी कह रहे हैं उसने किया। एक तो ये साइड है कि आप एक कमज़ोर वज़ीर आज़म थे, आपको फैसले करने चाहिए थे, वोट तो आपने लेने हैं, आप तालिबान को वापस लेके आए, आपने जस्टिफाई किया, डिफेंड किया। दूसरी साइड और है, वो जनरल बाजवा साहब की है कि भाई साहब आप एक आर्मी चीफ हैं, आपके पास कमांडर्स हैं, आप लोगों को पता है कि आपकी फौज के खिलाफ ही वो लड़े हैं, उन्होंने 70,000 बंदा मारा है, आपके फौजी शहीद हुए हैं, अभी मजीद इतने मतलब अब मुझे उसका एग्जैक्ट कोई पता नहीं, अभी 16 हमारे फौजी फिर शहीद हुए रिसेंटली लास्ट वीक। तो आप जो इल्ज़ाम आ रहा है, मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि ये जो लोग ले गए थे बाहर से, अफगानिस्तान से आए थे, वो जिम्मेदार हैं और वहीं पर हमारी टेररिज्म की वेव हुई है। तो आप जो कमांडर थे, आप चीफ थे, आपने ये कैसे फैसला होने दिया या किया? अगर इमरान खान साहब को भी हमको अगर कहें कि उनका फैसला था, तो बाज़ ये चीज़ों पे तो वो सेंट काम भी नहीं होने देता, वो तो पेंटागन भी नहीं होने देता दुनिया भर में। ठीक ठीक ठीक, एक ब्रेक ले लेते हैं और फिर ब्रेक के बाद हम अपनी बातों का सिलसिला जारी रखेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। क्लासेस साहब, जैसे कि मैंने कहा कि नया साल शुरू होने वाला है और मुज़ाकरात पे सब बात कर रहे हैं कि क्या होगा। दो चीज़ों से जो है वो खान साहब पीछे हट गए हैं। आपने इससे पहले भी बात की, 26वीं तरमीम से वो पीछे हट गए हैं और जो मैंडेट वापसी है उससे पीछे हट गए। जब खान साहब अपनी इतनी बड़ी डिमांड से पीछे हट गए, आपके ख्याल में हुकूमत को भी अब कदम आगे बढ़ाना चाहिए? बहरहाल मैं तो इस बात पे, अब मुझे नहीं पता क्योंकि ये पॉलिटिशियन जो होते हैं दिखाते कुछ हैं मारते कुछ हैं, दोनों साइड्स की बात कर रहा हूँ। ये इनका पॉलिटिशियन का ये बाकायदा एक करैक्टर होता है, ट्रेट होती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर हुकूमत सीरियस है इस मामले में, ये कोई इतनी बड़ी डिमांड्स नहीं है। खान साहब ने बहुत ज़्यादा 180 के दर्जे पर जाके उन्होंने अपने आप को वो किया, रिट्रीट किया है। उन्होंने जो डिमांड्स थी 24 नवंबर वाली या 22 वाली, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस वक्त कुछ और मांग रहे थे आपसे, जो कि आपके लिए देना मुमकिन नहीं था। वो समझ आता था कि खान साहब सुलह के मूड में नहीं है, ऐसी शराइत रख दी जो पूरी नहीं होती। आपकी दफ़ा जो खान साहब कह रहे हैं शराइत इतनी मुश्किल नहीं है, मतलब वो कह रहे हैं सीरान को रिहा करें साहब, जिसमें इमरान खान साहब भी होंगे, जिसमें अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी थी कि वो रिहा करने को तैयार हैं। लेकिन शराइत ये है कि आप वो चुप रहेंगे, कोई इंतजार नहीं करेंगे, जलसे जुलूस नहीं करेंगे। तो आपको ये चीज़ें उसमें की जा सकते हैं। खान साहब भी रिहा हो सकते हैं और मेरा जुडिशल कमीशन भी बनाया जा सकता है। खान साहब को भी फेस सेविंग चाहिए। अगर हुकूमत स्टेबिलिटी चाहती है तो मुझे तो कोई इतनी बड़ी शराइत नहीं लगती। अगर वो नहीं है सीरियस और पीछे एस्टेब्लिशमेंट इनको ये नहीं करने दे रही तो पर ठीक है, खेलते रहे जी मुज़ाकरात। अब देखते हैं फिर 2025 में क्या होता है। देखते हैं जी 2 तारीख के मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकलता है। आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी।